गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, हाजिर हैं एक और शख्सियत के साथ एक और नई चर्चा लेकर के द रीप टाइम्स में। हमारा देश आज़ादी के 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हम जब भी कोई काम करते हैं अपने संविधान की शपथ लेके करते हैं। हमारा संविधान न केवल भारत में, पूरे विश्व में बहुत सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे में हम अक्सर ये बातें भी करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन ये बातें हम आज से नहीं, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से कर रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के राजनीतिक दल और हमारे देश के बुद्धिजीवी, जब भी कोई देश को आगे चलाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें ज़रूर सामने आती है जहाँ पे उसका सकारात्मक पक्ष छोटा रह जाता है और उसका दूसरा पक्ष जहाँ पे विघटनकारी ताकतों को मौका मिलता है वो आगे बढ़ जाती है। तो इन्हीं सभी बातों पर देश के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बीच में डॉक्टर राधा रमन शास्त्री, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर राधा रमन शास्त्री जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री जैसे बड़े पद पर भी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े शिक्षाविद भी इनको माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस चर्चा की शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि हम आज़ादी के 74वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं या विश्व गुरु बनेंगे, एक न एक दिन ये दिन आएगा। क्या लगता है आपको कि 74 वर्षों के बाद देश की दशा और दिशा कहाँ तक पहुँची है और हम कहाँ तक उसको ले जाने में सफल रहे हैं? 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारे मनीषियों ने, विचारकों ने, समाज सुधारकों ने और साथ में कानूनविदों ने एक कल्पना की थी कि हमारा देश विश्व में पहले की तरह ही विश्व गुरु बनना चाहिए। और उस बात को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद जब संविधान बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और 1950 में जब हमने अपने आप को गणतांत्रिक देश घोषित किया, उसमें दो चार चीज़ें तय हुई। हमने कहा कि हम एक गणतांत्रिक देश हुए। गणतांत्रिक देश का मतलब ये है कि हम इकट्ठे मिलकर के बैठेंगे और चर्चा करने के बाद जब निष्कर्ष निकलेगा उसमें बहुमत कहाँ जाता है उसका आदर करते हुए हम अगले कदम आगे बढ़ाएंगे। और यही गणतंत्र की भी और यही लोकतंत्र की भी एक अच्छी विशेषता है और एक अच्छी परंपरा है। उसको आगे बढ़ाने में, उसका पालन करने के लिए 1947 के बाद ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, काफ़ी प्रयास हुए। हमारा देश ऐसा देश है जिसने दुनिया के 69 कंट्रीज, 69 देशों के संविधानों को पढ़ा। उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वो अपने संविधान के लिए लाई और उससे उस संकलन को साथ में लेकर के और यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रख करके संविधान को तैयार किया। लेकिन इस क्रम में कुछ बातें अभी भी ऐसी है जिसके कारण से हमारे को कदम कदम पर कठिनाइयाँ आती है। उदाहरण के लिए मैं आपको सिर्फ एक पुलिस एक्ट की बात करता हूँ। ये जो 100 साल पुराना ये पुलिस एक्ट है, 100 साल से भी ज़्यादा का, बल्कि वो वैसा ही चल रहा है। अभी तक हम उसमें पुलिस के लिए आयोग भी बना लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इस देश की, जिसके कारण से हम जो है उदंड हो गए और समाज को जो है ना ठीक प्रकार से नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है, उस मार्ग से मुझे ये लगता है कि समाज का बहुत बड़ा भाग विशृंखल हो करके जो है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन रहा है। प्रगति की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की प्रगति में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है।
मैं समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उसमें ध्यान रखा गया है। कोई भी राष्ट्र तब समृद्ध होता है जब हम अपने देश की कृषि की तरफ देखते हैं। एक समय था कि हमारे देश की कुल जो जीडीपी है उसका 52% सिर्फ कृषि पर था। कृषि 52% योगदान देती थी टोटल जीडीपी में 50 के दशक में, जबकि देश उस समय स्वतंत्र ही हुआ था। आज हालत ये हो गई है कि जीडीपी के यद्यपि सबसे ज़्यादा है आज भी, लेकिन जीडीपी का योगदान जो है, जीडीपी में कृषि का योगदान आज भी 14% है। कोरोना के समय में हमारे उद्योग इतने नीचे आ गए कि आज 4% है। उनका उद्योगों का जो अरबों रुपए का काम करते हैं उनका योगदान 4% पर नीचे आ गया है, लेकिन कृषि फिर भी खड़ी। तो किसी राष्ट्र की समृद्धि के लिए कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आज भी ज़रूरत है। हमने, मेरा ख्याल है, वो इतने बड़े पग नहीं उठाए। हालांकि उन्नत कृषि के लिए उन्नत साधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्नत बीज भी लाए जा रहे हैं और तकनीकी भी लाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन कृषकों के साथ राज्य का, समाज का और व्यापारिक वर्ग का कैसा संबंध होना चाहिए, इसकी पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता है। जी। क्योंकि इतने बड़े देश में अगर हम कृषि को पहले संभालेंगे नहीं तो मैं सोचता हूँ, बेवदा, मैं अभी सिर्फ 1 मिनट में आर्थिक दृष्टि से बात करता हूँ। जब आप कृषि को मजबूत करेंगे, काफ़ी मजबूत है लेकिन फिर करेंगे, तो उसके बाद आपका उद्योग का नंबर आता है। क्योंकि कृषि से जो उत्पादन होता है वो जब उद्योग के लिए आता है तो उसके हम बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कितनी ही बाई प्रोडक्ट जो बनती है मार्केट में, जब हमारे पास कृषि नहीं होगी या सुव्यवस्थित कृषि नहीं होगी तो हम बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। 2008 का ये जो विश्व पूरे संसार के अंदर, बल्कि अमेरिका के अंदर 16 बैंक धाराशायी हो गए थे, उस समय भी भारत देश कृषि के कारण से खड़ा रहा, हम टूटे नहीं हैं। कृषि को उन्नत करने की जरूरत है। एक, जब कृषि ठीक होगी फिर उद्योगों को कृषि आधारित उत्पादों की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। देन कम्स द टर्म ऑफ सर्विस, फिर सेवा क्षेत्र सुदृढ़ होता है। जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस है और सेवाएं जो आप बहुत सारी सेवाएं समाज में देते हैं थी। भारत दुनिया के अंदर अभी भी 3-4 स्थान पर है सेवा के क्षेत्र में, जबकि पहले कृषि को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, जबकि उद्योगों को और ज़्यादा सबल बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हमारा काम जो है वो बनेगा। तो मैं ये तो सिर्फ एक पृष्ठभूमि के तौर पर मैंने ये बातें कही है। हमारा देश किधर जा रहा है? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों से साझा की है कि एक समय था जब 52% जीडीपी में कृषि का योगदान था और आज वो बेशक 14% है, लेकिन सबसे अधिक है। फिर भी किसान हमारे आंदोलन पर और बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता ऐसी हो कि वो जो सामंजस्य बैठे ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान ना हो। बहरहाल डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और अगली बात आपसे हम ये साझा करना चाहते हैं, ये पूछना भी चाहते हैं, जानना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो प्रणाली होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जिस पे आपने भी कहा भी और बहुत खूबसूरत कहा कि गणराज्य है और गणराज्य में जनता मायने रखती है, सर्वोपरि होती है। ऐसे में उसका जो संचालन है वो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के द्वारा हो रहा है, राजनीतिक लोग करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपके जीवन का, पूरे जीवन का अनुभव है कि जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो हमें राजनीतिक दलों में ऐसे भी व्यक्तित्व और ऐसी भी शख्सियत याद आती हैं जिनमें लाल बहादुर शास्त्री थे या पंडित नेहरू थे, या उनके बाद आज तक की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो कई बहुत इसी राजनीति से बहुत नायाब हीरे निकले हैं जिन्होंने देश को दशा और दिशा दी है। लेकिन वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल ऐसी है कि देश में नकारात्मकता नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी है। तो इस स्थिति में देश किस दशा में जा रहा है ये भी जानना चाहेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि बात यह है कि मुझे बड़े मतलब कष्ट के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर जो है जिस प्रकार की पद्धति प्रारंभ की जानी चाहिए थी और जिस प्रकार से राजनीतिक दलों को स्वयं में संगठित होना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। कमियां इसलिए है कि
हमारी राजनीति का जो है वो अपराधीकरण हो चुका है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे जो बड़े बड़े दल हैं उसमें 30% से ज़्यादा लोग जघन्य अपराधों के में संलिप्त है, और ऐसे अपराधी जो है भारत की संसद में आ रहे हैं, भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें आ रहे हैं। जब ये प्रवृत्ति चलती रहेगी तो हमारे लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। इसको कम करने के लिए मैं सोचता हूँ आज समय आ गया है, अपराधियों को कहीं पर भी जो है किसी भी राजनीतिक दल को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उन्हें टिकट नहीं देने चाहिए, उनको इस प्रक्रिया से अलग रखना चाहिए। और जब तक यानी इसमें कोई भी दल ईमानदार नहीं है, सब दलों में अपराधी भरे पड़े हैं, सभी में दलदल है। हाँ, सभी में दलदल है। एक तो सबसे ज़रूरी आज की आवश्यकता ये है, और दूसरी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि हमारे यहाँ 600-700 दल जो है वो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है राजनीतिक दल, उनका कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब समय आ गया कि हम ये विचार करें कि राजनीतिक दलों की संविधान के दायरे में कैसे हम उसकी कमी, उसको हम कम कर सकते हैं। 600-700 दल रजिस्टर्ड है, उनका कोई काम नहीं है, किसी को कोई वोट नहीं मिलता। अभी तक की व्यवस्था में ये है कि भाई जिसको चुनाव में 6% टोटल मतदान का, टोटल वोटों का नहीं मिलता है, उसको हम राजनीतिक दल कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन दाएं बाएं किसी भी तरह से जो है ना, वो अभी भी जो है वो रजिस्टर में एग्जिस्ट करते हैं कि राजनीतिक दल है, मानकों पर नहीं चलते, मानकों पर नहीं चलते। एक तो इसको कम करने की जरूरत है। अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रयोग क्यों सफल है? वहाँ 2 दल है, 2 दलीय बनना, हाँ, लिबरल हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, और वो इतने अच्छे ढंग से चला रहे हैं वहाँ पर। हालांकि वहाँ की आबादी कम है, ये बात मान करके हम चलते हैं, लेकिन आबादी तो देश के लिए जो है वो जहाँ की जैसी देश काल परिस्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति होती है, उसके हिसाब से आबादी का समायोजन जो है वो ज़रूरी होता है, वो चलता भी रहता है। आज एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है, अभी पीछे कुछ पार्लियामेंट में हमारे बहुत अच्छे बिल आए, क्योंकि समाज में जब तक असंतुलन बना रहेगा, जब तक हम सबको बराबर के अधिकार नहीं दे सकेंगे और सबको समान रूप से और स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे, इस दृष्टि से जो खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बिल आया वो एक ऐतिहासिक बिल है और पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक भी है। 3 तलाक, हाँ, 3 तलाक बिल जो है वो मार्गदर्शक भी है। हालांकि इस पर जो है कई देशों ने, 18-20 देश जो मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने पहले ही कानून ले आए। भारत तो बाद में आया भी, लेकिन आया तो सही। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें इस तरह के जब भी अमेंडमेंट होते हैं या इस तरह के बिल आते हैं जो कि जनता के हित में होते हैं, ये हमारा देश की बड़ी विचित्र बात आपने देखी होगी, हर बिल पर विरोध है। वही मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा था कि हमको राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि देश क्या चाहता है, समय की क्या आवश्यकता है। जब उससे हट कर के लिए विरोध होता है तो मैं ये सोचता हूँ कितने ही राजनीतिक दल आज अप्रासंगिक हो गए, बड़े बड़े दल भी अप्रासंगिक हो गए हैं और वो अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं, दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। मैं वैसे ही एक प्रश्न करता हूँ, और प्रश्न ये करता हूँ कि मैं किसी एक पार्टी के आदमी के सामने खड़ा हूँ, वो वोट मांगता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई मैं आपको वोट तो देना चाहता हूँ क्योंकि आप आदमी के तौर पर बहुत अच्छे, पर मुझे ये बताइए कि धारा 370 पर आपका क्या विचार है। जब वो ये कहेगा कि नहीं जी हम तो इसके खिलाफ है, तो पूरा देश जो है वो चाहेगा कि हम न 2 झंडे चाहते हैं और न मतलब 2 विधान चाहते हैं, हम चाहते हैं एक विधान हो, एक निशान हो, ऐसी सब चीज़ें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक दलों से बिल्कुल विनम्र निवेदन रहेगा कि आप आज विचार करना शुरू करिए कि अप्रासंगिक होने में क्या कारण हो रहे हैं, क्यों वे दल जो बहुत ज़्यादा शीर्ष पर थे आज वो रसातल पर जा रहे हैं। जब कोई अच्छी बात संसद के अंदर आती है, किसी भी सरकार की आ जाती है, अगर उसका आप सहयोग नहीं देंगे तो भारत अब पढ़ा लिखा देश है, वो ये विचार करेगा कि जो हमारे हित की बात थी किस दल ने उस पर किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है।
ये समझना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। जी। इसको दल नहीं समझ रहे हैं, इससे दिक्कत आ रही है। विधानसभाओं में मारपीट हो रही है जगह जगह में। मैं कल सुन रहा था कर्नाटक की घटना को, कितनी शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून होना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर ऐसे लोगों की सदस्यता भी समाप्त करनी होती है तो इस प्रकार का भी कोई बिल, कोई अधिनियम बनना चाहिए, तभी जा करके देश का भला होगा, वरना तो हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी संसद, किसी भी देश की संसद या फिर विधानसभा की जब बात करते हैं तो स्टेट का सबसे बड़ा मंदिर है वो हमारा। वहाँ पे इस तरह की घटनाओं का क्या इम्प्रेशन, क्या उसका प्रभाव हमारे युवाओं पे पड़ रहा है, क्या जनता पे पड़ रहा है? क्योंकि जनता जब वोट डालती है तो वो तो ये सोच के डाल रही है कि अब हमारे समस्याओं के समाधान का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है जिसको हम आगे भेज रहे हैं। लेकिन हम हर रोज देखते हैं घटनाएं। इस बीच में आपसे ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब हम कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल और आम जनता के बीच में किस प्रकार सामंजस्य हो सकता है? मैं ये सोचता हूँ, देखिए बात वहाँ से शुरू होते, ये भारत देश था जिसमें परिवार से ही, माँ से ही जो है वो संस्कार प्रारंभ हो जाते थे। हम संस्कारों पर बल देते थे जी। और संस्कारों पर बल देने के कारण से जो है वो देश ऐसा बनता था कि उसमें सहनशीलता थी, सहानुभूति थी, सामंजस्य था, बड़ों का आदर था, छोटों के लिए प्यार था, समाज में कैसे रहना है, किसके साथ किस प्रकार से हमको सामंजस्य स्थापित करना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ चीज़ें थी। ये जो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब इस कारण से हो रहा है कि वहाँ पर जो है संस्कारहीन लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है घुस गए हैं। उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। जब तक के लिए आप एक कठोर कानून नहीं बनाएंगे और पार्टियों पर भी जब तक आप ये अंकुश नहीं लगाएंगे कि जिनकी बैकग्राउंड गलत है और आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको इसमें एंटर नहीं किया जाएगा, न राजनीतिक दलों में और ना ही संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो विधानसभाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, भारत की महापंचायत है पार्लियामेंट, वहाँ पर भी नहीं आने दिया जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। ये ठीक है कि ये करना बहुत कठिन है, लेकिन कठिन को भी सरल करने के अनेकों उदाहरण इतिहास में पड़े हुए। सब लोगों ने प्रयास किए। हमारे यहाँ जो कुछ होता था, आज एक बहुत बड़ी भूख है, अर्थ की भूख। जिस समय कोई व्यक्ति जो है चुन कर के आ जाता है, सबसे पहले वो ये सोचना प्रारंभ करता है कि मुझे कहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। पैसे की भूख ने देश को जो है वो बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी में धकेल दिया। लेकिन ये राजनीति में भी है। राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में तो शीर्ष पर है ये उनके पास, क्योंकि सत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। सत्ता और संपत्ति में आकर्षण है, तो सत्ता जब आकर्षित करती है तो अर्थ उधर की तरफ को मुड़ता है। जब सत्ता और संपत्ति इकट्ठे हो जाते हैं फिर विषमताएं प्रारंभ होती है, फिर जो है वो विभिन्न प्रकार का अपराधीकरण होता है। एक आदमी एक छोटी सी हवेली बनाने का संकल्प करता है और हजारों हवेलियां खड़ी कर देता है, क्योंकि वो निरंकुश होता है सत्ता के कारण से। निरंकुश होने के कारण से ये स्थिति आज पूरे देश में बनी हुई है। इसको जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक के लिए प्रॉब्लम होगी। और राजनीति की एक मुसीबत ये है कि राजनीति में योग्यता जो है, राजनीति में योग्य होना, राजनीति में कुशल होना और देश को समझना वगैरह, अगर ये सब लोग होंगे ऐसे, तो जो सत्ता के शीर्ष में सत्ता के लोलुप लोग हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो वो करते क्या है कि चुन करके जहाँ नालायक लोग होते हैं उनको चुन के लाते हैं और सत्ता में कहीं ना कहीं उनका सामंजस्य स्थापित करते हैं, और उसके कारण से जो वो सूझबूझ देश को चलाने की जो ज़रूरत है वो पीछे चली जाती है और राष्ट्र के उन्नयन में योगदान के बजाय उनका जो है वो उल्टी भूमिका रहती है। इसके कारण से हमारे देश में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो असली बात है वो ये है कि आज आप देखिएगा भारत का युवा जो है वो काफ़ी संख्या में नकारात्मक प्रवृत्ति में जी रहा है और उसके कई कारण हैं। उसका आर्थिक भी कारण हो सकता है और उसका संस्कारहीनता भी कारण हो सकता है और उसका देश की और समाज की समझ का ना होना भी हो सकता है।
कोई व्यक्ति किसी विषय का प्रतिपादन कितनी अच्छा से कैसे कर सकता है ये एक अलग विषय है, लेकिन विषय क्या है, उसकी महत्ता कब है, उसकी गरिमा कैसे है और उस पर हमने आगे कैसे चलना है, जो विषय प्रतिपादन हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। जान लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ों को जो अच्छी चीज़ें हैं देश हित और राष्ट्र हित और समाज के लिए, उनको मान लेना बड़ा ज़रूरी है। तो आज आवश्यकता है मनवाने की और मान लेने की। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये बड़े जो उच्च स्तर से राजनीति के उच्च स्तर से पूरे आदेश फेंके जाते हैं, मैं फेंके जाते हैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और सीधे आते हैं पंचायतों पर। सबसे जो हमारी बड़ी, सबसे जो मजबूत संसद है वो तो ग्राम सभा पंचायतें हैं, लेकिन पंचायतों पे ही थोपा जाता है कि अगर पंचायत में ये होता है तो इतनी इन पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी, अब ये प्रधान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है। वही रिस्ट्रिक्शंस, वही मानक, वही पैरामीटर्स हमारी सर्वोच्च संसद में बैठे हुए विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर और सरकार के ऊपर क्यों नहीं होते? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात ये है, हमारी जो पंचायत की ये प्रणाली है विश्व में सबसे पहले ये जो है हमारे देश ने शुरू की थी, और हमारे देश में भी इसका श्री गणेश जी ने किया था जी। भगवान शिव को जो है वो इच्छा हुई कि भाई लोगों के बीच इतना ज़्यादा एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए नेतृत्व किया जाए, उनको समझाया जाए। तो बाकी लोग तो और जगह बंट गए थे, लेकिन जो दलित थे, डाउन ट्रॉडन क्लास थी, वो सारी, वो गणेश जी ने भगवान शंकर के लिए ऑर्गेनाइज की थी। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसको सबसे पहले इसका प्रयोग गणेश जी ने करवाया था। और जितने भी दलित वर्ग है, छोटी क्लासें हैं, सब लोग जो है, आप देखिए ना, भगवान शिव जी की बारात में कोई टेढ़ा, कोई आंख नहीं थी, कोई किसी का कुछ नहीं था, और बहुत ही सरल लोग थे, सीधे लोग थे, कितनी मस्ती के साथ नाच रहे थे। उन्होंने ऐसा संगठन ऐसे लोगों का तैयार किया, उनमें एक ये वो भावना पैदा की कि हम जब दुनिया में पैदा हुए तो हम बराबर हैं, हमको बराबरी के साथ चलने के लिए अपने विचारों को ऊंचा करना है। उसके लिए भगवान शिव ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया और उसमें सहारा हमारे जो है श्री गणेश ने दिया। तो पंचायतों का गठन ये एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन पंचायतों में हमको कैसे चलना और क्या करना है, इसको अभी भी आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं। जब हम ऊपर की ओर आते हैं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ कुछ और है, वहाँ कई जगह पर तो शायद हो सकता है शैक्षणिक योग्यता का भी कोई प्रतिबंध होगा, लेकिन एमएलओ के लिए और संसद के लिए ये अभी भी नहीं है। मैंने 1978 में एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में लाया था कि जो भी यहाँ आते हैं, चाहे वो लोकसभा में जाए या उनके लिए न्यूनतम जो है शिक्षा निर्धारित की जानी चाहिए। हमें बड़ी कठिनाई आई थी। गुलाब सिंह जो समय एक मेंबर मेरे साथ, उनसे मैंने सेकंड करवाया था प्रस्ताव, लेकिन वो चल नहीं सका, उसमें हमारा बहुत बड़ा विरोध हुआ था। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें विरोध के बावजूद भी इस देश के अंदर करने की आवश्यकता है, तभी जाएगा। जहाँ तक तकनीकी की दृष्टि से है, आर्थिक दृष्टि से है, सामाजिक दृष्टि से है और शस्त्रों की दृष्टि से है, सीमाओं की रक्षा के लिए, उसमें इस देश का ध्यान अब जा रहा है। लेकिन वो तब और ज़्यादा अच्छा बनेगा अगर राष्ट्र के संबंध में हमारे सभी देशवासियों के कम से कम एक ऐसी आवाज़ आए जिससे लगे कि भारत का हर एक नागरिक जो है वो देशभक्त है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। ये जानने की ज़रूरत है। मैं तो ये सोचता हूँ आज भारत के जितने भी राजनीतिक दल है उनको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो कुछ हम आज व्यवहार कर रहे हैं, जो कुछ हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, या जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का हम पक्ष ले रहे हैं, उसकी समीक्षा आज की तारीख में इसलिए ज़रूरी है कि बदले हुए विश्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, कि उसमें पुनर्विचार किया जाए और उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए, तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। आज कमियां भी बहुत हैं, इसे भी मानना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, एक बात हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की है कि पूरे विश्व में भारत को युवा देश कहा जाता है। ये जो तमगा है ये हमें ही मिला है, क्योंकि यहाँ युवाओं की सबसे ज़्यादा तादाद रही है। और
ये कहीं ना कहीं लाभ का विषय भी है, लाभांश का तो रहता ही है जब युवा है, लेकिन हम विगत कुछ वर्षों से लगातार अपने देश के अंदर हो रही घटनाओं को जब सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि जो राजनीतिक दल है वो युवाओं को कॉलेज में, स्कूलों से लेकर के उनकी पनीरी वहां तैयार करते हैं और उस पनीरी का इस्तेमाल बाद में राजनीतिक दल अपनी मंशा को पूरा करने के लिए देश में आगजनी और तोड़फोड़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जितनी भी घटनाएं देखते हैं, ट्रेनों को रोक दिया जाता है, ट्रेनों की पटरियों को उखाड़ दिया जाता है, बसों को आग लगा दी जाती है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, पार्कों को तोड़ दिया जाता है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं। वो संपत्ति को कब हम अपनी संपत्ति समझेंगे, कब हमारा ये युवा समझ पाएगा कि ये संपत्ति देश का मतलब है कि हम देश है और वो संपत्ति भी हमारी थी, लेकिन उनका जमकर इस्तेमाल हो रहा है उनकी ऊर्जा का। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश का जो भविष्य है वो युवाओं के कांधों पर है, उनकी ऊर्जा के साथ आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये तो इतनी अच्छी बात है कि जिसका मैं मतलब सराहना करूं उतनी थोड़ी है। दिक्कत क्या होगी, आज तो नंगा नाच हो गया है। सोच मतलब हर एक राजनीतिक दल अपनी इकाइयों को स्थापित कर रहा है। स्कूलों तक में स्कूल अभी बचे हैं, विश्वविद्यालय है, हमारे महाविद्यालय हैं, उनमें ये सब कुछ हो रहा है। एक समय था हमारे देश के अंदर तक्षशिला है, विक्रमशिला है, ठीक है जी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। उनमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षण का कार्य होता था, पढ़ाई लिखाई की जाती थी, लोग विद्यावान बनते थे, समझदार थे, राजनीति भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो पढ़ाई जाती थी, उसका क्रियान्वयन और उसका मतलब दुरुपयोग वगैरह वगैरह ये कुछ उस समय होता नहीं था। और ऐसी व्यवस्था थी इस देश में कि नालंदा विश्वविद्यालय में तो 9 बच्चों के लिए एक शिक्षक होता था। आज तो 50-60 बच्चे हैं, उनके लिए एक शिक्षक, वो पढ़ाएगा क्या? इतनी बारीकी के साथ बच्चों का मतलब लालन पालन होता था। मैं ये सोचता हूँ, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारा देश आज विश्व में सबसे युवा देश है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आज बहुत ज़रूरत है, जिस बात की आज ज़रूरत है हमारे देश को आगे बढ़ने में, जो 2 व्यवधान हैं उनको अगर कर लिया जाए, परवाह न करते हुए, परवाह नहीं करनी पड़ेगी, देश के हित में जो भी निर्णय लिया जाता है और उसको लेने में कभी संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ आज सबसे पहला काम हमारे देश को करना चाहिए कि समान आचार संहिता का बिल लाए, कॉमन सिविल कोड। हम सब भारतवासी हैं, अब तो 138 करोड़ आबादी हो गई, जो लोग रोज 130 बोलते रहते हैं। 138 करोड़ की आबादी के लिए समान आचार संहिता जरूरी है, और वो किसी भी धर्म से ऊपर होगी और किसी भी सोच से ऊपर रहेगी, सबके लिए बराबर होगी। जब वो आती है, उसके बाद जो सबसे जरूरी काम है वो है जनसंख्या नियंत्रण बिल। जिस रफ्तार से हम आगे जा रहे हैं, 7 अरब से ऊपर की आबादी पूरी दुनिया में हो गई है, उसमें चीन और भारत ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बल दे रहे हैं। चीन से बस आगे निकलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, चीन से भी बल्कि हम आगे निकलने वाले, बिल्कुल ठीक है, बहुत कम समय में निकल जाएंगे। हाँ, 142 करोड़ के करीब है उनकी, 138 में हमारे, 138 में हम 130 नहीं, हम 138 हो गए। तो इस पर भी अब विचार करने की जरूरत है, और सब लोग अगर इस पर विचार करेंगे, वैज्ञानिकों के मुताबिक तो ये है कि 2050 आते आते तक हम एक गिलास पानी के लिए तड़प उठेंगे और सारा संसार त्राही त्राही करेगा। और जिस प्रकार का प्रकृति का दोहन हो रहा है, अब वैज्ञानिक रूप से उससे तापमान बढ़ रहा है और समुद्र जो है वो ऊंचा जा रहा है, जितने भी हिमखंड है, ग्लेशियर जिनको आप बोलते हैं, वो पिघलते चले जा रहे हैं। कितने ही दुनिया के देश तो लगभग 25% की आबादी तो 2050 तक ही डूब जाएगी अगर हमने इसको चेक नहीं किया। पर्यावरणीय विषय जो है इसके अध्ययन करने की ज़रूरत है और पूरे विश्व में ज़रूरत है। कार्बन का इतना उत्सर्जन पूरे संसार के अंदर, इसको चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसमें बड़े देश रहे, अमेरिका वगैरह ये है, लेकिन अब जो छोटे छोटे विकासमान देश है या विकासशील देश है, उनका भी योगदान आ रहा है। हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? ऊर्जा के साधनों के बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा। आज हम कोयले से जो है वो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जो कोयले से ऊर्जा पैदा हो रही है वो कार्बन पैदा कर रहा है।
ठीक है ना जी। फिर हम जो है अणु से बिजली पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो महंगी पड़ती है, उससे कुछ हो नहीं सकता इतना। फिर हम जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो है फिर भी हमारे देश को कुछ लाभ हुआ है। लेकिन आज हम ये चिंतन करें कि वो देश का कोई घर ऐसा ना रहे कि जहाँ वो घर खुद बिजली पैदा करेगा और उससे ही अपना गुजारा करेगा, और वो है सौर ऊर्जा। हर घर में पैनल लग जाए, सब कुछ हो जाए। एक तो ये है कि वितरणीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर मी, ठीक है नहीं, विद माई ओन एफर्ट्स। मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, इसमें सरकार की, और उसका नुकसान भी नहीं है, उसका नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक मैंने समाचार पढ़ा, मंडी के एक विद्यार्थी ने, हमारा कोई वैज्ञानिक है लड़का, उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की है कि पानी से जो है वो ये गाड़ियों को चलाने के लिए कार्य कर रहा, और उसमें उसको सफलता भी मिली है। ऐसे ऐसी प्रयोगों को करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों को, ऐसे होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा देश पूरे विश्व गुरु बनेगा। और उस समय सत्ता नीचे थी, लेकिन आध्यात्मिक सोच ऊपर था। मैत्री शरण गुप्त ने कहा, जो हमारे राष्ट्र कवि रही है, यही था देश ऋषियों का, जहाँ कंचन बरसते थे, विदेशी लोग सुन सुनकर दर्शन को तरसते थे। ये सोने का चिड़िया था ये देश, सब कुछ होता था। जब तक आप स्वाभिमान को ऊंचा रख करके आगे नहीं बढ़ेंगे और स्वाभिमानी लोगों को राजनीति में सम्मिलित नहीं करेंगे, और शीर्ष पर बैठे हुए लोग जब उनसे नहीं डरेंगे और जब उनकी बात को भी वो समझने का प्रयास करेंगे, तो तब तक के लिए देश का उन्नत होना। मुझे कई बार लोग कहते हैं, आप जो है ना बहुत सक्रिय राजनीति में आगे आ जाइए और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा बात ये है कि अपना अपना सोच है। हमने सारा जीवन स्वाभिमान से जिया, और स्वाभिमान से जीने के कारण मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं पर भी थोड़ी चोट लगती है तो मेरा ख्याल दूर हटना चाहिए। तो मैं उनको ऐसे ही कह दिया था, मैंने कहा ये तो ठीक है कि कमर झुक गई है थकान से, पर तो सिर तो अभी भी ऊंचा है स्वाभिमान से। तो मैंने कहा हम तो उस जीवन को जीना चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। सब लोगों को, आज सारे राजनीतिक दलों को एकजुट हो करके जो सार्थक चीज़ें हैं, जो ठीक ढंग के काम है, उस पर एक स्वर से हाँ करने की ज़रूरत है। अगर ये हम कर लेंगे तो उससे एक तो व्यवस्था में बदल जाएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, और हम एक उन्नत राष्ट्र होने में जो है सब लोग भारतवासी योगदान करेंगे। मैं तो भारत का बहुत उज्जवल भविष्य देखता हूँ, और बहुत जल्दी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, कुछ इन व्यवधानों को हटा करके जो गाहे बगाहे आए दिन कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी जो परिकल्पना एक समृद्ध भारत की है, उसमें मैं अब चर्चा के आखिरी प्रश्न पे हूँ आपसे, उसमें आप यही कह रहे हैं कि ये इस भारत में हमें इसकी ऊर्जावान शक्ति को बचाना है, हमें पानी को बचाना है, पहाड़ों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, संरक्षण करना है, लेकिन हमें खुद भी आदर्श प्रस्तुत करना है, राजनीति में आदर्श प्रस्तुत करना है। तो क्या डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि एक नई लीडरशिप, एक नए लीडरशिप इरा में जाने की जरूरत है, एक नए नेतृत्व को भारत की जरूरत है? क्या कहना चाहिए? उसमें मुझे दो बातें कहनी है। देखिए, जो हमने इतने 74 वर्षों में ये व्यवस्था खड़ी की है, राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की है, मैं सोचता हूँ कि इसी में कुछ काट छाट, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रासंगिक नहीं रह गई है, उनको ठीक ढंग से सुदृढ़ करके उसी के दायरे में, संविधान के दायरे में, अगर हम ये सोचना शुरू करें कि मैं भारत का नागरिक होते हुए मेरा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से योगदान है, और हर क्षेत्र में जो लोग विशेषज्ञ है, समझदार है, वो अपना काम करते चले, और राजनीतिक व्यवस्था में अगर बेईमानी को दूर किया जा सके, जो आज सर्वव्यापी है, कोई दल इससे अछूता नहीं है, और विघटनकारी ताकतें जो है उसका फ़ायदा उठाती है। अगर इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें तो मैं सोचता हूँ कि नेतृत्व स्वयं समय के साथ जो है, समय के अंतराल में उभरता रहता है, क्योंकि बाकी लोग पीछे रहते चले जाते हैं। हमेशा सत्य की तो जीत होती है,
सत्य तो है, मुखर होता है, लेकिन वो थोड़ा समय लेता है। सत्य स्वयं अपने आप को प्रकट करता है एक समय में। हिरण्यकशिपु का कोई बहुत बड़ा समय नहीं रहा था। जितने भी लोग हैं, हिटलर बहुत समय नहीं रहा है, मुसोलिनी बहुत बड़ा काम मतलब बहुत टाइम तक नहीं रह सका है, स्टालिन ने बहुत ज़्यादा जातियाँ की, चीन के अंदर माओ से तुमने क्या क्या नहीं किया है। ये चीज़ें जो अप्राकृतिक है वो बहुत समय नहीं रहती है। जैसे उग्रवाद है, 20-25 साल की सी लाइफ होती है, जीवन होता है, उसके बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। तो जो छोटी चीज़ें हैं, जो ये छोटे विचार है और जो ये विघटनकारी सोच है, ये समाप्त हो जाती है अगर हम एक बार पूरे देशवासी ये संकल्प कर रहे हैं कि हमने जो है रास्ता वही पकड़ना है जो सत्य का रास्ता है, जो हमारे पूर्वजों ने पकड़ा है। सत्य का मार्ग अपनाते हुए देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ता रहे, यही हमारी एक प्रार्थना होनी चाहिए ईश्वर से। और इसके लिए ईमानदारी के साथ सारे लोगों को अपने अपने क्षेत्र में रह करके काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, नए भारत की परिकल्पना और उसमें वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, व्यवस्था है, उसी में ही छांट-कांट करके और हम एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, युवाओं को हम ज़्यादा मौके दें और अपने पर्यावरण को बचाएं, देश को बचाने के लिए काम करें। इन सारी बातों पर आज आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी बातें साझा की। स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई शख्सियत के साथ और एक नई चर्चा में कल फिर से हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।